हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जेटिया। आज पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी BANS 184 का सेशन 1 हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम इसका यूनिट 1 कवर करेंगे। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो को बने रहिए लास्ट तक। ये है ब्लॉक 1 एसेंशियल इन एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। इसमें हम दोस्तों ये पॉइंट्स कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी, टाइप ऑफ स्टडी, डिजाइंस, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के टाइप्स हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के टाइप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, नॉन रैंडमाइज्ड स्टडीज़, रिस्क एस्टिमेशन, कैजुअल इन्फ्रेंसेस, समरी रेफरेंसेस, आंसर टू चेक योर प्रोग्रेस। और ये लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, लर्न द टाइप ऑफ स्टडी, डिजाइन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एप्रिसिएट हाउ द रिस्क इज एस्टिमेटेड इज परफॉर्म्ड। ये सब है इसमें दोस्तों। तो हम आइए इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पहले ये इसका एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन है। तो ये एक इसका मेन पॉइंट ही ये है। तो ये क्वेश्चंस में आ सकता है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएगा, तो छोटे जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन में कोई छोटा टर्म डाल देगा कि टर्म एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन करो ऐसे। तो द टर्म एपिडेमियोलॉजी डिराइव फ्रॉम द 3 ग्रीक वर्ड्स, नेमली एपी मीन्स अपॉन, डेमोज मतलब पीपल, लोगोज मीन्स स्टडी, collectively meaning study upon people. This branch of science studies all aspects of human health and disease. Epidemiology is defined as the study of distribution and determinants of the health-related states or events in specified populations and the applications of this study to the prevention and control of health problems. तो इसमें क्वेश्चन तो वही है जो डेफिनेशन पूछा है, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब महामारी। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो अगर जो भी उसकी वैक्सीन वगैरह बनाते हैं तो हिस्ट्री ज़रूर पढ़ेंगे। कोई भी महामारी, जितनी भी महामारी अब तक आई हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया और भी आती रहती हैं जो, तो उनकी हिस्ट्री है दोस्तों 400 BC से पहले, 400 BC से लेके आज तक। History of epidemiology stretches from 400 BC to present day. In this unit, an emphasis is given on Indian context. Historical milestones are described against each period. तो इसमें ये इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टडी डिजाइंस। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। Epidemiology study designs can be broadly divided into 2 categories, namely observation studies and experimental studies. इसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ऑब्जर्वेशन स्टडीज और जो हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तभी ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ में आएंगे। इन ऑब्जर्वेशन स्टडीज फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और डेथ्स आर रिपोर्टेड बाय टाइम, प्लेस एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैरिटल स्टेटस। Observational studies are categorized into 2 types, descriptive and analytic. In descriptive studies, only description about the disease is made, wherein analytic studies, relationship of variables with disease is described. Descriptive studies are again of 2 types, case report and case series. In case reports, case with unusual symptoms, signs and characteristics of death or death observed during clinical practice are reported by the clinicians. Presentations which are helpful to define new clinical disease. These case reports are useful in clinical practice, formulating hypotheses and exploring epidemiological studies. For example, coagulopathy in patients with renal failure. तो ये केस रिपोर्ट्स हैं। केस सीरीज में हैं न्यू क्लिनिकल एंटिटीज, न्यू केसेस और डेथ्स with common characteristics, symptoms or signs are accompanied by a single group of clinicians. They can be called case series. They are useful for definition of new cases, to understand the spectrum of symptoms and signs when followed till the death of patients, which are useful to investigate the natural history of disease.
The data are usually collected from clinicians and sometimes from populations in case of sudden death with a defined geographical area. केस सीरीज में यही डाटा है इनका फ्रेंड्स। इसमें जो क्लिनिशियंस की टीम वगैरह ये सीरीज को स्टडी करती है। इसमें केस सीरीज data can be used to formulate hypotheses, easy to collect, cost effective and quickly available. Case series data cannot be used to calculate rates of disease as no denominator is available, involve no comparison group, suffer from sampling variation and recruit only selective cases. Example, case series on symmetrical dermatosis. तो केस सीरीज की स्टडी ये जो साइंस एंड सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा ये करते हैं उसी को केस सीरीज बोलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडीज आर ऑफ 4 टाइप्स। तो उसमें नंबर 1 है इकोलॉजिकल स्टडीज। इन दिस टाइप ऑफ स्टडीज एसोसिएशन बिटवीन डिसीज आउटकम फ्रीक्वेंसी एंड द लेवल ऑफ एक्सपोजर इन ग्रुप्स ऑफ विद इन और बिटवीन populations इज स्टडीड। पॉपुलेशन नॉट द इंडिविजुअल इज द यूनिट in this kind of study. Grouping can be done based on the place, socio-economic status, time, or by mixing place and time. Economical studies are used for generation of hypotheses. Data from public-private sources, registries, death certifying organizations, and earlier surveys can be used. For example, in this type of study, investigating the incidence of cancer in different countries can obtain the details of on-age distribution and disease status from census data and tumor registries. Example, spatial spread of leprosy in India. तो दोस्तों ये इकोलॉजिकल स्टडीज यही है कि जैसे एरिया वाइज किस बीमारी में कितनी बढ़त हुई है, कितनी पॉपुलेशन पे ये इसका स्टडी करते हैं, तो इसी को इकोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज नंबर 2 है। तो दिस स्टडीज इन्वेस्टिगेट द etiology of disease, suitable for studying rare and longer duration of disease, cost effective, require less number of subjects, easy to perform, no risk is done to subjects, multiple risk factors can be studied at the same time, no dropout of subject is observed, has minimal ethical problems and can be completed within short duration. The unit of study is individual. Newly diagnosed cases are compared with subjects without disease. Exposure to potential risk factors in both cases and controls is evaluated by examining case sheets, inquiry of patients or patient relatives, controls by performing biochemical tests. These studies are called retrospective studies and prospective if the data collection is still in progress. तो इसको इसमें केस कंट्रोल सीरीज की बात हम कर रहे हैं। केस सीरीज आर रिक्रूटेड फ्रॉम हॉस्पिटल, पेशेंट रजिस्ट्रीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड कोहॉर्ट स्टडी. कंट्रोल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम जियोग्राफिकल एरिया, फ्रेंड्स, स्पाउसेज फ्रॉम सेम ऑफिस, फैक्ट्री, और पेशेंट diagnosed with other disease from same hospital. Cases and control can be matched for age, sex and ethnicity, social class to reduce selection bias. The association between exposure and disease outcome is evaluated by odds ratio. Demerits of case control are difficulty in finding suitable control. Subjects may not be representative of population. Prevalence, incidence or attributable risk cannot be estimated. Efficacy of therapeutics cannot be evaluated. Not possible to distinguish between causative and accompanying factors. Suffers from confounding, recalls, selection, Burkesonian and interviewer bias. Example, utility of anthropometric traits and indices in case control study. तो दोस्तों ये था केस कंट्रोल स्टडी। इसमें ये सभी बीमारियों के बारे में जिनकी लॉन्गर ड्यूरेशन और एक ही अस्पताल में दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है, मतलब स्टडी किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, इन द स्टडीज बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम आर इन्वेस्टिगेटेड इन द एट द सेम टाइम. नो टेम्पोरल association between exposure and outcome can be explained. The unit of the study is individual.
These studies are useful for investigating chronic diseases and fixed exposure such as age, gender, ethnicity, and genotype. To study multiple risk factors simultaneously, these studies are easy to conduct, give inputs on burden of disease, which can be used for planning health infrastructure, allocating resources and manpower. This it is inexpensive and can be completed within a short time of period. If cross-sectional study is repeated on the same population, it can serve as cohort study. The target population is studied using representative population and the results are extrapolated to this population. These studies are also called prevalence studies. तो इनको प्रीवेलेंस स्टडीज भी बोलते हैं. जो पहले इधर आया था उसको, जो लास्ट वाला था उसको प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ बोलते हैं. इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ बोलते हैं, केस कंट्रोल स्टडीज़ को, और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को प्रीवेलेंस स्टडीज़ बोलते हैं. तो दोस्तों इसमें मेन पार्ट आपको पढ़ के सुनाएंगे. प्रीवेलेंस स्टडीज आर नॉट स्टेबल फॉर स्टडिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड टू एस्टिमेट द इंसिडेंस. सब्जेक्ट्स diseased with or served disease are missed out in these studies. It is not possible to distinguish whether risk factor or exposure precedes the outcome. Disease or exposure is resulted from the outcome. If investigator fail to gain the confidence of subjects, which results in high non-response rate leading to selection bias, this type of study design is not stable for rare diseases. A statistical technique called logistic regression analysis can be used to find the association between risk factors and disease. Example: prevalence of coronary artery disease and coronary risk factor is Tirupati urban population. ये है fourth cohort study. These studies are called incidence longitudinal studies. Cohort means group of population. Groups can be formed based on the date of birth, date of marriage, decade, occupation, city population. Subjects of cohort have common characteristics, experience, condition. A group is assigned for the study and exposed and non-exposed cohorts within the same group are identified and followed for particular period. If exposure is rare, this cohort is compared with external cohort matching all characteristics except exposure. Same cohort can be divided into subgroups based on level of exposure and outcome. Diagnosis criteria for outcome of interest are decided at the beginning of the study. Baseline data is collected from cross-sectional studies, census and birth registries. Data on exposure are collected by conducting interviews, contacting subjects on mobile, through email, examination of on case sheets, conducting of diagnostic tests and environmental surveys such as air और वाटर क्वालिटी. तो जो वाटर क्वालिटी और एयर क्वालिटी जो उस एरिया का है उस पर भी स्टडी होती है, और ये सब इनको बोलते हैं कोहोर्ट स्टडी. अभी इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल स्टडी. द एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन इज एम्प्लॉयड टू फाइंड द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज, टू evaluate the effect of intervention services and to investigate the cost and benefit analysis of the interventions. Hypotheses are tested using experimental studies. These are broadly divided into randomized or non-randomized studies. Randomized studies are classified into randomized clinical trials, field trials and community trials. Randomized clinical studies trials. तो ये इसके ट्रायल्स दिए हुए हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं. इसके जो मेन है वही जो हम बता रहे हैं. ये हो गया नॉन रैंडमाइज्ड स्टडीज़. एथिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेंट्रेट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज मैन पावर, लार्ज सैम्पल साइज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम इंटरवेंशंस ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल लिमिट्स, द यूज ऑफ RCTs, uncontrolled trials, natural trials, interventional studies without control. In ISWC, intervention is assigned to one group, human group, and compared with non-international past group. This non-interventional past group is called historical control.
Interventional group can also compare with natural population which has similar frequency and characteristics of the disease outcome to be controlled, prevented. Example study done in Hyderabad involving the effect of cyclosporine restriction on incidence of extended spectrum beta-lactamase gram-negative infections in neonates compared with historical control. Pre and post इंटरनेशनल स्टडीज़, क्रॉसओवर इंटरनेशनल स्टडीज़। तो ये दोस्तों ये कोई ख़ास नहीं है। जो उसके जो टाइप्स थे, जो मैं देखो आपको पीछे लेके जाता हूँ थोड़ा, ये हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हमें इसका जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइंस। तो हमें इसमें जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़, जिसे हम केस सीरीज़ की बात करेंगे, केस रिपोर्ट, डिस्ट्रक्टिव स्टडीज़, एनालिटिक स्टडीज़, इकोलॉजिकल स्टडीज़, तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जो इसके नॉर्मली जो सीधे स्टडीज़ हैं हम वही पढ़ लेंगे। जैसे हमें स्टार्टिंग में पढ़ेंगे जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, केस रिपोर्ट, केस सीरीज़। उसके बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है दोनों चीज़। इसमें केस कंट्रोल स्टडीज़ हम पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ हम पढ़ेंगे और कोहोर्ट स्टडीज़ हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो ये इसके अंदर आते हैं एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, ये सब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं चेक योर प्रोग्रेस, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। तो इसमें वो लिख देना है आपको, जो हमने अभी पढ़ा है वो इसी का आंसर है। रिस्क एस्टिमेशन, द एम ऑफ रिस्क एस्टिमेशन इज टू गेन नॉलेज to reduce health risks due to chemical exposure and to set of standards for the control of exposure. Risk is estimated in 4 steps and they are hazard identification, dose response assessment, exposure assessment and risk characterization. Hazard identification includes what type of harm or risk happen due to exposure. Characterization तो ये है इसमें डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ रिस्क एस्टिमेशन। तो ये इसी में है दोस्तों, ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। Causal inferences may be defined as measurement of an effect that deciding whether effect is existing or not. Austin Bradford Hill in 1965 exposed 9-point criteria for deciding the observed epidemiological associations are causal or not. तो ये इसमें दिया हुआ है। अभी हम ये समरी है, रेफरेंसेस हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। ये आंसर्स हैं, आप इनको लिख के देखिए। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं। लिखने से ही आदमी ज़्यादा सीखता है। आप बिना सोचे बोल सकते हैं लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। इसलिए दोस्तों इसको आप एक बार लिख के देखें, करके देखें, तभी आपका अच्छे मार्क्स के आप सोच सकते हैं। बाकी इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बताए हैं। केस सीरीज़ इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ ये महामारी की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है एपिडेमियोलॉजी की। बाकी इसमें कोई ज़्यादा ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनिट आपकी हो गई कंप्लीट।